नाउ इन टूडेज क्लास विल प्रोसीड विद अवर सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो आपको मार्क्स गिवन है, मार्क्स का मतलब क्या गिवन है आपको, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या है 6, देन 16, 30, 9 और 4। और हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए सबसे पहला स्टेप होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। मीडियन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो कितना आएगा, ये आपका कितना आ रहा है 65। मैं चेक कर लेता हूँ, 30, 16, 6, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो 6 और 6 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 4 और 5 6, तो ये 65 आएगा। तो n क्या हो गया, n विच इज इक्वल टू सम ऑफ f5 विच इज इक्वल टू 65, विच इज इक्वल टू 65। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, CF। हमें क्या निकालना होता है, CF। तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी 6, 16 प्लस 6 22, 30 प्लस 22 52, 52 प्लस 9 61, 61। तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। अब हमें देखना होता है नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन n/2। अब 65 है, 65 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दैट इज 32.5। तो n/2 जो है यहाँ पर दैट इज 65/2, दैट इज 65/2 विच इज इक्वल टू 32.5 लाइज इन, किस CF वैल्यू पे लाई करेगी, लाइज इन CF इक्वल टू 52, लाइज इन CF इक्वल टू 52 यहाँ पर लाई करेगी। नेक्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन 32.5 से जो नेक्स्ट वैल्यू बड़ी होगी, देखो 22 से तो इससे बड़ी नेक्स्ट वैल्यू ऊपर से देखना होता है। जो नेक्स्ट वैल्यू जो इससे बड़ी है वो किस CF में लाई कर रही है, लाइज इन CF विच इज इक्वल टू 52। तो अगर ये है तो इसका मतलब जो मीडियन क्लास होगी, देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू, तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी आपकी 22 to 30। मीडियन क्लास क्या हो जाएगी 20 to 30, जिस पर वो लाई कर रही है यही आपकी मीडियन क्लास है। इसका मतलब अब देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L तो होती है लोअर लिमिट, तो यहाँ पर L की वैल्यू क्या होगी, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 20, n/2 ये कितना हो जाएगा 32.5। फिर CF क्या होगा, प्रीसीडिंग वैल्यू कितनी है 22। F क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 30, और H कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 10। अब देखो मीडियन इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है 20, तो आपने लिखा 20 प्लस n/2 कितना है 32.5 माइनस CF कितना है 22 अपॉन F कितना है 30 इंटू H। तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 20 प्लस 32.5 माइनस 22 कितना होगा 10.5, 10.5 डिवाइडेड बाय 3। तो जब आप 10.5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा क्या आ जाएगा 9, 1 और 5, ये 0.35 जा क्या हो जाएगा 15। तो ये आपका मीडियन जो होगा वो क्या होगा 20 प्लस 3.5 दैट इज 23.5 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32, एट t मिनट्स पास 2 PM। देखो ये हो गया 2 PM। एट t मिनट्स पास 2 PM द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक टू शो 3 PM। 2 PM से किस पर जाना है हमें, 3 PM पर। पहले मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कितने मिनट्स का डिफरेंस होगा, 60 मिनट्स का, यह आप मानते हो। आपको कहा जा रहा है 2 PM से आगे कितना आगे t मिनट्स,
2 PM से कितना आगे t मिनट, तो एट t मिनट पास 2 PM द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड, तो मिनट हैंड को 3 PM तक जाने के लिए इसके आगे वॉज फाउंड टू बी 3 मिनट लेस देन t²/4। इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ये कहा जा रहा है कि t मिनट प्लस t²/4 -3 इक्वल टू 60 मिनट। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपको। दोबारा देख लो, एट t मिनट पास 2 PM, तो t अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 3 मिनट लेस देन t²/4। दोबारा देखो, वॉज फाउंड टू बी 3 मिनट लेस देन t²/4, यानी कि ये प्लस ये पूरी वैल्यू जो है वो 2 से 3 PM का डिफरेंस है। ये मिनट में, तो ये डिफरेंस कितने का होता है? 60 मिनट का ही तो होता है। तो बेसिकली ये पूरा जो मिनट में, तो ये भी मिनट में है, तो इसको अभी इक्वल टू में 60 लिखो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो पहले देखो ये हो जाएगा t प्लस यहाँ से ये हो जाएगा t²/4 ब्रैकेट ओपन करते हैं -3/1 इक्वल टू 60 होगा। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4, ये हो जाएगा 4t प्लस t² -12 इक्वल टू क्या होगा 60 होगा, इक्वल टू क्या होगा आपका 60 होगा। आगे देखो, अब ये क्या हो जाएगा t² प्लस 4t -12 6 4 24, ये हो जाएगा 240। इसका मतलब t² प्लस 4t -12 -240 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और इसका मतलब हो गया t² प्लस 4t -252 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज t² प्लस ये होगा आपका 18t माइनस 14t माइनस 252 इक्वल टू 0। 18 और 14 का डिफरेंस कितना होता है 4, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 252 के इक्वल ही आएगा। अदरवाइज दूसरा मेथड क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आप इसको कर सकते हो अगर डायरेक्टली आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा t, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा t प्लस 18, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा -14, ये हो जाएगा t प्लस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कॉमन फैक्टर क्या है t प्लस 18, अनदर फैक्टर विल बी t -14 इक्वल टू क्या होगा 0। अगर t प्लस 18 0 के इक्वल है तो t इक्वल टू -18, क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है? नॉट पॉसिबल। और t -14 0 है तो t क्या होगा 14, ये पॉसिबल है। देयरफॉर आपको क्या पूछा गया था, फाइंड t, देयरफॉर t इज इक्वल टू 14 मिनट्स। अब इसको चेक भी कर सकते हो, मैं क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ। देखो t की जगह 14 रखा, फिर ये क्या होगा 14² अपॉन में क्या होगा 4 - 3। अब ये सॉल्व होके 60 आना चाहिए, तो 2 2 जा 4 करता हूँ तो 2 7 जा 14 होगा। एलसीएम क्या आएगा 2, 14 2 जा क्या हो जाएगा 28, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 और 2 9 हो जाएगा, और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। 98 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, 98 और 28 बताओ कितना 126, 126 माइनस 6 कितना, तो क्या आ रहा है 60 मिनट आ रहा है ना। तो t की वैल्यू क्या होगी 14 मिनट। तेरा क्वेश्चन ठीक है, ये आपने क्वेश्चन किया हुआ है, ये इसी का क्या है और वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन इज अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। हमें नहीं पता कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इक्वल टू क्या हो गया x हो गया। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। देखो ट्वाइस तो हो गया 2x और इससे 3 ज़्यादा, तो ये कॉस्ट आ गई, ये क्या आ गई कॉस्ट आ गई। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, जिस डे की ये बात हो रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस डे की जो टोटल कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितना है ₹90, कितना है ₹90। तो आपको कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो भैया देखो एक आर्टिकल की कॉस्ट ये है,
टोटल इतने प्रोड्यूस हुए हैं, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, x इंटू 2x प्लस 3। तो ये जो टोटल कॉस्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 90 के। तो 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3x माइनस क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 9, तो जब इसको फैक्टराइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है, ठीक है। कॉमन क्या आएगा, क्या 2 कॉमन आएगा, नहीं, कॉमन क्या आएगा x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 15, यहाँ से कॉमन क्या आएगा माइनस 12, नहीं माइनस 12 नहीं आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा -6 कॉमन लोगे तो 2x, 90 के 6 के टेबल में 90 आता है 15 पर, तो प्लस 15, कॉमन फैक्टर सेम आ रहा है, कॉमन फैक्टर सेम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 कॉमन फैक्टर और x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 15 अगर 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या, क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स फ्रैक्शन या नेगेटिव हो सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और x माइनस 6 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 6। क्या निकालना था आपको, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए हैं 6, और कॉस्ट कितनी आ जाएगी 6 2 12 प्लस 3 15। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, थोड़ा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ए क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहा जा रहा है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो पहले मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, ए बी सी डी, ये हो गया ए बी देन सी और डी। ए बी सी डी क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल है। फिर आपको कहा जा रहा है इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो अगर मैं यहाँ पे गिवन लिखता हूँ तो गिवन में क्या आएगा, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी। तो आपने लिखा इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। If PQRS be the midpoint of AB, BC, CD and BD respectively, show that PQRS is a rhombus. Show that PQRS is a rhombus. अब देखो इसको कैसे बनाया गया। पहले तो आप ये डायगोनल ले लो, ये क्या हो गया आपके डायगोनल हो गए, ये क्या हो गया आपके डायगोनल। फिर यहाँ क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट P, राइट, यहाँ पे गिवन है आपका पॉइंट P। अब देखो P जो है वो किसका मिड पॉइंट है AB का, और Q किसका मिड पॉइंट है AC का। तो ये AC है, तो यहाँ कहीं ले लेते हैं हम Q, बिल्कुल सेंटर पे मत लेना, थोड़ा ऊपर नीचे लेना। उसके बाद R किसका मिड पॉइंट है CD, तो R आपका कहीं यहाँ आ जाएगा CD। और उसके बाद जो S है वो किसका मिड पॉइंट है BD का, तो यहाँ पर कहीं आ जाएगा S। अब आप इसको जोड़ो, इसको इससे जोड़ दो, इसको आप ऐसे जोड़ो, इसको आप ऐसे जोड़ो और इसको आप ऐसे जोड़ो, कुछ बन रही है फिगर क्वाड्रिलेटरल वाली, 4 फिगर बन गई है, बन गया ना PQRS। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अरे तो यहाँ पे लिख लेते हैं AD इक्वल टू बी सी इन विच P किसका मिड पॉइंट है, इन विच P Q R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, और Q किसका मिड पॉइंट था AC, R किसका मिड पॉइंट था CD एंड S किसका था BD, और आगे क्या आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट PQRS इज अ रोम्बस। अब आपको इसके लिए 9th क्लास में जाना होगा, आपको कल का नहीं पता होता। यस वेरी गुड, मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट लगेगा, पता है दीदी, क्या बात है। यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, मिड पॉइंट थ्योरम। दूसरी बात, रोम्बस प्रूफ करने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। पहले तो ये पैरेललोग्राम हो, पहली कंडीशन। दूसरी, इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल हो, पहले ही होना चाहिए पैरेललोग्राम। अब देखो, अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रूफ। और फिगर पे ध्यान रखना। देखो ये डायगोनल पे फोकस करो, AC डायगोनल के रिस्पेक्ट में कितने ट्राइंगल बनेंगे, 2, एक ABC, एक ADR।
पहले इन दो ट्राइंगल की बात करते हैं। पहले मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी ट्राइंगल में देखो पी और क्यू मिड पॉइंट है, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, एंड क्यू किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो भैया ये मिड पॉइंट से लाइन जुड़ रही है। अब आपने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम 9th क्लास में, उसमें क्या पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल में मिड पॉइंट से जो लाइन जुड़ती है वो थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होती है। इसका मतलब ये जो पी क्यू है, वो इसके क्या होगा, विच इम्प्लाइज पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इसको ले लो क्वेश्चन नंबर 1, और रीजन क्या आएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मैं थोड़ा सिंपली और बता देता हूँ आपको। ये आपका फिगर कुछ इस तरह से होती थी, से ये हो गया पी क्यू आर, और यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ किया एस ओ टी। अब अगर एस ओ टी मिड पॉइंट है तो ये जो एस टी वाली लाइन है थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और इसके हाफ के इक्वल होगी। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो, तो ये इसके पैरेलल भी है और इसके हाफ के भी क्या होगी, इक्वल होगी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसी पर एक और ट्राइंगल ले लो। दूसरा ट्राइंगल क्या है इस पे, सिमिलरली अगर अब बाकी सारी चीजें इसी तरह से होगी। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी, तो ए डी सी में क्या होना चाहिए, देखो अब अगर आप ए डी सी में देखो, ए डी सी देखो, एक तो मिड पॉइंट है ये आर, ये इस साइड का मिड पॉइंट है, और ए डी सी में डायगोनल पर आ जाओ। देखो हर ट्राइंगल में डायगोनल पे मिड पॉइंट है, एक उस ट्राइंगल की साइड का मिड पॉइंट है। तो ए डी सी में डायगोनल है ए सी, इस पे मिड पॉइंट क्या है, क्यू। तो ये जो आर क्यू है आपका, आर क्यू, अब ए डी सी, तो आर क्यू किसका होगा पैरेलल, ए डी के या डी ए के। मैं बोल सकता हूँ भैया ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसको टच कर रही है और इस ट्राइंगल पे ये जो साइड है वो इस साइड के क्या होगी, पैरेलल और इसके हाफ के इक्वल। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी आर क्यू इज पैरेलल टू डी ए एंड आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी ए, और ये आपकी क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 2। तो ए सी डायगोनल पे दो ट्राइंगल हो गए। अब आ जाओ आप इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या है, ये है आपका बी डी। तो बी डी में एक ट्राइंगल क्या होगा, बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, तो इसके डायगोनल पे कौन सा, बी सी डी पे डायगोनल में कौन सा मिड पॉइंट आ रहा है, एस, ध्यान से देखना एस, और बी सी डी की साइड में आ रहा है आर, तो आर एस होगा, आर एस होगा। तो आपने लिखा आर एस। अब ये जो आर एस है वो किसके पैरेलल होगा, बी सी के। तो आर एस इज पैरेलल टू बी सी एंड आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। क्या समझ में आ रही है। फिर इस ट्राइंगल पे और दूसरा ट्राइंगल बनेगा ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब देखो ए बी डी, अगेन बी डी पे तो ऐसी है, और यहाँ से क्या हो गया पी, साइड पे क्या हो गया पी। तो ये जो एस पी है वो किसके पैरेलल होगा, डी ए के। तो एस पी इज पैरेलल टू डी ए एंड एस पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी ए। अब हमें दो चीजें प्रूव करनी है, एक तो ये पैरेललोग्राम हो और फिर इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो। पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे देखो, ये क्या है आपका बी सी, ये क्या है आपका बी सी, और ये भी क्या है आपका बी सी। तो फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 देखो पी क्यू भी बी सी के पैरेलल है और आर एस भी बी सी के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो मैं बोल सकता हूँ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। अच्छा दूसरा आ जाओ 2 और 4, फ्रॉम 2 और 4, फ्रॉम 2 and 4, फ्रॉम 2 and 4 आर क्यू भी डी ए के पैरेलल है और एस पी भी डी ए के, तो ये दोनों भी पैरेलल होने चाहिए। तो आर क्यू इज पैरेलल टू एस पी। अब अगर मैं नॉर्मल वे में पैरेललोग्राम बनाता हूं लाइक दिस, तो ये क्या हो गया पी क्यू आर एस। तो देखो पी क्यू किसके पैरेलल आ रहा है, आर एस के। पी क्यू किसके पैरेलल आ रहा है, आर एस के। और आर क्यू किसके पैरेलल आ रहा है, आर क्यू इज पैरेलल टू एस पी। तो ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। दैट इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो ये प्रूफ हो गया।
अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि AD किसके इक्वल है, BC के, बिकॉज AD इज इक्वल टू BC। अब ध्यान से समझना, अगर मैं BC की जगह AD लिखूं, फिर मैं BC की जगह क्या लिखूं, AD, तो ये सारे AD नहीं हो गए, बिकॉज AD इज इक्वल टू BC, देन फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 ये सारी साइडें इक्वल होगी। PQ इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू RS और RS इज इक्वल टू SP। तो सारी साइडें इक्वल, तो एडजेसेंट साइड भी इक्वल। कि PQ किसके इक्वल है, RQ के। PQ किसके इक्वल है, RQ, दैट इज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS are equal, therefore it is a rhombus, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर। तो पहले तो हमारा एक जो टेंट है उसकी शेप कैसी है, सिलेंडर, तो पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं। और फिर आपको ये भी कहा जा रहा है ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर, तो हाइट ले लेते हैं 3 मीटर। यहाँ तक तो कहानी क्लियर है, ठीक है। एंड देन बिकम एज राइट सर्कुलर कोन विद अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर अबव द ग्राउंड। अब इसके ऊपर कौन आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, कौन आ गया। मैक्सिमम हाइट का मतलब ये जो इसकी वर्टिकल हाइट है, ये जो इसको हम क्या ले लेते हैं, मतलब टोटल जो ये हाइट है इस पूरे टेंट की वो कितनी है, 13.5 मीटर, 13.5 मीटर। अच्छा ये बताओ, ये 13.5 है, ये 3 है, तो ये बाकी कितना है, 10.5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10.5 मीटर। तो 10.5 मीटर जो है आपकी कोन की हाइट है, 10.5 मीटर जो है आपकी वो किसकी हाइट है, कोन की। इसको S ले लो, इसको कैपिटल S ले लेते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ कोन को कैपिटल S ले लेते हैं और सिलेंडर की हाइट को क्या ले लेते हैं, स्मॉल h, क्योंकि अलग अलग हाइट है, दोनों में h का यूज हो अगर हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अच्छा ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट। नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होगी तो वहाँ तो हमें स्लांट हाइट चाहिए, और ये इसकी कॉस्ट गिवन है। द रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर, रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर। मीन्स अगर ये O है और ये A और ये B, तो OA कितना है आपका, 14 मीटर, ठीक है। तो पहले देखो इनर साइड जो उसने वर्ड यूज किया वो क्या यूज किया है, पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट। नाउ टोटल एरिया ऑफ इनर साइड, टोटल एरिया ऑफ इनर साइड ऑफ द टेंट जिसको आपको पेंट करना है, इसको इक्वल टू क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, इक्वल टू क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, मानते हो। और जब दो फिगर एक साथ आती हैं तो सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये एग्री करते हो, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल, और ये क्या होगा, वेरी गुड, 2 पाई आर एच। तो पाई आर तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा एल प्लस एच। ये हो गया क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब एच भी है हमारे पास, आर भी है, सिर्फ कमी है एल की, तो हमें एल निकालना पड़ेगा, ठीक है। नो दैट we know that L is equal to root R square plus H square, L is equal to root R square plus H square। लेकिन H की जगह आप कैपिटल H लिखोगे, क्या लिखोगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है ना, इसलिए कैपिटल H किया था, ठीक है। यहाँ पर ये रहेगा, तो L इक्वल टू R कितना है 14 और H कितना है 10.5 स्क्वायर, 10.5 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर तो होता है 196, तो ये होगा आपका 110.25, कितना होगा 110.25। अब 196 और 110.25, तो ये हो जाएगा 5 2 6 9 और 1 10, 306.25। अब हमें 306.25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो डेसिमल के इधर पेयरिंग, डेसिमल से पहले, तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, 3 में से 1 गया 2, 06 आपका आ जाएगा, 1 का डबल करोगे क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसको किससे करेंगे, ये हो जाए,
अगर मैं इसको 9 से करता हूँ, 29 9 9 जा क्या होगा 81, 9 2 जा 18 और 8 कितना होगा 26, तो ये तो बड़ा आ रहा है। अब इसको 8 पर करते हैं, 8 8 द 64, 8 2 द 16 और 6 22, ये भी बड़ा आ रहा है। 7 पर करो, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18, तो 7 पर जाएगा। तो इस पर जाएगा 7 पर, तो 27 7 जा कितना आ गया 189। 16 में से 9 गया 7 और 9 में से 8 गया 1, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ये पूरा पेयर आ जाएगा आपका यहाँ 25। 17 का डबल कितना 34, लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, तो पहले 5 पे ही ट्राई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 4 दा 20 22 और ये आ गया 1725, तो 17.5। और जब पूरा मैच करता है, हाँ जी 345, 5 जा कितना हो गया 1725। तो L कितना आ गया आपका, ये क्लियर है, रब कर दूँ। L कितना आ गया आपका 17.5, तो L हमारा आ गया 17.5, तो L हो गया आपका 17.5 मीटर है, तो मीटर आ गया L, सारी वैल्यू आ गई। नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, जो आपका एरिया है दैट इज ए, किसके इक्वल होगा पाई, पाई आर, वेरी गुड 14, L 17.5 प्लस 2H 2 इंटू 3, कोई डाउट, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। क्या हमें ये फाइंड करना है, नहीं, हमें तो कॉस्ट निकालनी है। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, जो निकालना है वही कैलकुलेशन करनी है, उससे पहले नहीं करनी है। तो देखो इसमें रेट आपको गिवन है, जो कॉस्ट है पेंटिंग का वो क्या है ₹2 पर मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या है ₹2, एम आई राइट। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए मीटर स्क्वायर, ए मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा ₹2 इंटू ए होगा, नहीं होगा, ए की वैल्यू ये है आपकी, ये आपकी ए की वैल्यू है, तो इट विल बी इक्वल टू ₹2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू 14 विद इन ब्रैकेट 17.5 प्लस 6। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे इसको, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, तो 4 इंटू 22 88, तो यही हो गया, इंटू 17.5 और 6.0, तो ये कितना हो गया 23.5, तो ये हो गया 23.5। तो सीधा कर लेते हैं 88 और 235, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और 4 28, 8 2 जा 16 और 2 18, ये हो गया 0881, 0 8 8 और 8 16, 9 और 1 10, तो कितना आएगा, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी 1, तो 2068 आना चाहिए आंसर, 2068, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 34 का ही ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये इसका और वाला पार्ट है आपका। क्वेश्चन इज द टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। आई थिंक वो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि ये एक सिलेंडर है आपका, ठीक है, ये क्या है एक सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉन, देखो सेम ही है, ये आपका क्या हो गया कॉन हो गया। और फिर आपको क्या कहा जा रहा है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर और द कॉन इज 24, तो रेडियस कितना 12, तो रेडियस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर है या मीटर है। इसको ओ ले लेते हैं, इसको ए पॉइंट ले लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 11 मीटर, ठीक है, सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है 11 मीटर है, सिलेंडर की हाइट कितनी है 11 मीटर। इफ द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज 16 मीटर अबव द ग्राउंड, इसका मतलब जो टोटल हाइट है, टोटल, इसका मतलब जो टोटल हाइट है इस वर्टेक्स पॉइंट की कोन के, वो ग्राउंड से कितने ऊपर है 16 मीटर, ग्राउंड से कितने ऊपर है 16, तो मैं कोन की हाइट तो इजीली निकाल सकता हूँ, 16 माइनस 11 दैट इज 5 मीटर। कैसे आया ये 16 माइनस 11, पूरे 16 में से इसकी सिलेंडर की हाइट निकाल दो तो ये आपके पास आ जाएगी कोन की हाइट, ठीक है। इसको अगेन कैपिटल एस, ये बड़ी है, इसको स्मॉल एस ले लेते हैं, आप ऐसा कर लेते हैं, ठीक है।
फिर कहा जा रहा है आपको फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस। एरिया ऑफ कैनवस क्या होगा आपका, पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है हमें, फाइंड करना है एरिया ऑफ कैनवस। एरिया ऑफ कैनवस क्या होगा, अगेन एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसमें कोई डाउट, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल, ये हो गया ए, इसको ए ले लेते हैं, ये हो गया आपका 2πRH। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन पाई आर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में L+2। सिलेंडर की हाइट हमने कैपिटल तो नहीं ली, तो यहाँ भैया कैपिटल रखो थोड़ा सा ध्यान से, तो ये हो जाएगा 2H, ठीक है। जो फिगर में कर रहे हो उसके हिसाब से चलना है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको करना है। तो इसको मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन 1। अब सिर्फ यहाँ पे किसकी कमी है, L की। we know that L is equal to √R² प्लस, अब इसका H स्मॉल है, यस इसका L क्या है, स्मॉल, तो L इक्वल टू R क्या है 12, तो 12² और H क्या है, चलो इसका तो इजी है 144 + 25, ये हो गया 169 और ये हो गया 13, ये कितना हो गया 13। तो आ गया हमारे पास L आ गया, ठीक है। तो देखो नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई दैट इज 22/7, R कितना हो जाएगा 12, L कितना हो जाएगा 13 और 2 इंटू कैपिटल। अब ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको पता कौन सी वैल्यू कहाँ से पुट करनी है। सेम नहीं लेना, हमेशा ऐसे आपको वो करना है, अलग अलग लेनी है वैल्यू, सिंबल अलग अलग रखने हैं, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और वो ध्यान से लिखना है सब कुछ। तो कैपिटल H की जगह क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 22/7, आई थिंक हमें एरिया ही फाइंड करना है, तो अब तो इसको यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो गया आपका 13 प्लस कितना हो जाएगा 22। चलो जी और बताओ, 22/7 इंटू 12, 3 + 2 5, 7 5 जा 35, 22, 12 5 जा 60, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13, 1320 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है, ठीक है। विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन डी। फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एट ए टेस्ट इन स्टैटिस्टिक्स। तो देखो आपको जो गिवन है वैल्यू, अगर हम वैल्यू पर जाते हैं तो सबसे पहले मार्क्स गिवन है जिसको हम XI लेते हैं। तो एक चीज़ तो है कि आपको क्लास इंटरवल नहीं गिवन, नहीं तो आपको मिड वैल्यूज निकालनी पड़ती। वैल्यूज़ क्या है 5 10 15 20, 5 10 15 20, देन 25 30, अच्छा 5 का डिफरेंस है 40 45 और 50। ये देखो अभी तो शुरुआत ही हुई है। 30 35 40 45 और 50, ठीक है। चलो जी, फिर आपको FI की बना है, FI बोलना दीदी, 15 50, देन 80 76 72 45 39 9 8 6। अब देखो डायरेक्ट मेथड से जाना तो समझदारी नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो आइडियली हम इसको करेंगे एज्यूम मीन मेथड से। एज्यूम मीन हम ले लेते हैं, ए ले लेते हैं हम 25 को। तो एज्यूम मीन मेथड के लिए हम कौन सा पैरामीटर निकालेंगे, DI। तो DI इक्वल टू क्या होगा XI माइनस A। तो 5 माइनस 25 माइनस 20, 10 माइनस 25, 15 माइनस 25 माइनस 10। अब इसका डिफरेंस देखना +5 का, +5, तो इसमें भी क्या आएगा +5, -10 +5 -5, -5 + 5 0, तो देखो चेक भी हो गया। फिर +5 5 +5, फिर 15 20 और 25। अब इसका जब सम करोगे, सम ऑफ FI, सम ऑफ कितना आएगा 400 आएगा, राइट। ये कितना आएगा आपका 400। अब ये तो प्लस कर लोगे, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले मुझे बताओ मीन का फॉर्मूला बाय एज्यूम मीन मेथड हम कर रहे हैं, बाय एज्यूम मीन मेथड।
मीन, इसका सिंबल क्या होता है? एक्स बार। किसके इक्वल होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ, यही होता है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? एफ आई डी आई, एफ आई डी आई। चलो जी, 15 इंटू माइनस 20, अच्छा माइनस 300, 50 इंटू माइनस 15, मैं तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ, माइनस 750, तुम तो मेरे से भी 2 कदम आगे हो। 80 इंटू माइनस 10, मैं कह रहा हूँ सुबह से क्लासेस चल रही है, थोड़ा ध्यान से, तुम लोग तो जीरो ही उड़ाए जा रहे हो हैं। 76 इंटू 5, 6 5 जा 30, 7 5 35 और 3 38, तो माइनस 380। 72 इंटू 0, 0 होगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, ये हो गया 300, 390, 59 जा 135, 8 2 जा 16, चलो ये तो हमारी रेंज की बात है। 20 बाय 6 जा 150। अब भैया इसको कौन करे, इन सबको प्लस करो, 225, 390, सब में नहीं होता भाई, 135, 160 और 150, 5 5 10 हो गया, 9 और प्लस 1 10 और 2 कितना होगा? 12, 12 और 3 15, 15 प्लस 5 20, 20 और 6 26, 4 5 6 7 8 9 10, 1060 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1060। अब इन सभी को प्लस करते हैं, ये हो गया 300, 750, 800 और 380, तो सारे 0, 8 प्लस 5 13 और 7 और 4 11, 11 और 8 19 और 3 22। अब ये माइनस में आ रहा है और ये किस में आपका? प्लस में, तो ये आंसर तो नेगेटिव आएगा, 1060। तो 0 13 में से 6 किया 7 और ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1 और 1170 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो सम ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल टू माइनस 1170। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब ए कितना है? 25, तो ये इक्वल टू हो गया 25 प्लस ये कितना आ गया? माइनस 1170। सम ऑफ एफ आई कितना है? 400। कितना है? 400। इसको आप डायरेक्टली करोगे तो 400 एलसीएम आ जाएगा, 25 4 जा 100, तो 100 और 2 0 और लगा दो और माइनस में क्या आएगा? 1170। अब 10,000 में से 1170 माइनस करो, 0 10 में से 7 गया 3, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 1 गया 8, ये आ गया 8830 अपॉन 400, 0 से 0 उड़ गया और यही उड़ेगा शायद। अब 40 से करो इसको, 883 और इसको किससे करो? 40 से, तो 42 जा 80, 8 और 3 42 जा 80, 3 और 0 पॉइंट नहीं जाएगा, एक 0 और लगाओ तो किस पर जाएगा? 7 पर, 7 4 जा 28, 0 और 2 और ये 5, तो ये आएगा आपका यहाँ पे 3 आया था ना, 2 0 लगाई थी, तो यहाँ पे पहले 0 आएगा, तो ये आएगा 22.075। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 22.075। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा? जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.